हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना ना मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया था। आज अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर है 5th नंबर पे। ये वाला चैप्टर में करना है। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा हो जाएगा। फिर फिजिक्स का हमारा पोर्शन ऑलरेडी पूरा हो चुका है। फिर बायोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक है। ये तो देखिए, समझना क्या है इसमें, हमें पहले चीज़ें समझनी है। देखिए, हमारे धरती पे काफ़ी सारे एटम्स हैं। एटम क्या होता है हमने बताया आपको, स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे पूरे यूनिवर्स बना है। छोटी छोटी चीज़ है, उसे हम बोलते हैं एटम, ठीक है। एटम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एटम के ग्रुप को हम बोलते हैं एलिमेंट। ये डेफिनेशन है पहले एलिमेंट की। सबसे पहले एलिमेंट समझिए। एलिमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको हम डिटेल में समझते हैं, डिटेल में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सपोज मान लीजिए हमारे पास काफ़ी तरह की बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी में हमें मान लीजिए बहुत सारी बुक्स हैं और मिक्स बाई चांस मान लीजिए की लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो सारी मिक्स कर रखी हैं। और हमें बोले कि हमें कि ये पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो हम अगर उसमें ढेर लगा देंगे बहुत सारा, तो हम उसमें ढेर में से कैसे ढूंढ पाएंगे बुक, नहीं ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर वो एक सीरीज में लगी होंगी पैटर्न में, तो हमें जिस बुक चाहिए उस बुक के नाम पढ़ेंगे, वो किस सब्जेक्ट की है, उस कॉर्नर में जाके वो बुक ईजिली निकाल पाएंगे, जल्दी निकाल पाएंगे। लेकिन अगर ढेर में से निकालनी होती तो ढेर में से कैसे निकालते, हमें एक एक बुक देखनी पड़ती, छानबीन करनी पड़ती, तो नहीं निकाल पाते हम एकदम से। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्टी आती है। सेम ऐसा ही केस एलिमेंट्स में भी होता है। एलिमेंट्स में भी हमारे पास कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास जो हमारी टेबल है, तो आज के टाइम में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स भी काफ़ी तरीके के, शुरुआत में कम थे, धीरे धीरे करके बढ़ते गए। तो काफ़ी तरह के एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो इनका भी क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया ताकि हम इनको भी अच्छे से स्टडी कर सकें। क्लासिफिकेशन किसी चीज़ का क्यों करते हैं, ताकि उसे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें और उसे अच्छे से स्टडी कर सकें। अदरवाइज अगर कोई चीज़ बिखरी रहेगी रैंडमली, तो उसे स्टडी नहीं किया जा सकता। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रैंडमली बिखर जाएँ, तो हम उसमें से नहीं छाट पाएंगे हम एक पर्टिकुलर बुक, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करा। तो ये था हमारा पीरियोडिक, इसमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन समझ गया, एलिमेंट्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एलिमेंट, एटम्स। तो मतलब यहाँ पे एलिमेंट बोलेंगे या फिर एटम बोलेंगे, एक ही बात होगी। हम ग्रुप्स की बात कर, ग्रुप में होगा एटम जनरली, लेकिन सेम वर्ड भी यूज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया, क्योंकि भाई क्लासिफिकेशन करना लाइब्रेरी में, भाई सोचिए लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती है, कोई एक बंदा थोड़ी लगाता है बुक्स। वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, शीट बनती है, उसमें हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग कॉलम बनाया जाता है, फिर उस सब्जेक्ट की बुक रखी जाती है वहाँ पे, तब जाके काफ़ी सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तभी हो पाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया, और ऐसा भी होता है कई बार गलतियाँ भी निकलती हैं। जो गलती करता है उस चीज़ को अवॉइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो गलतियाँ रहीं उनको अवॉइड कर दिया जाएगा, और हर बंदे ने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया, ट्राई सबने किया, लेकिन जो बेस्ट रहा उसको यूज करा जाता है आज के टाइम में, ठीक है। तो काफी सारे साइंटिस्ट ने अप्रोच किया। सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे डॉबे राइंडर। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, मतलब एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ग्रुप में रखने का, जिससे हम उन्हें अच्छे से पढ़ सके। फर्स्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, ठीक है, समझे। सेकंड कौन रहा, सेकंड रहा न्यूलैंड्स, साइंटिस्ट का नाम। थर्ड कौन रहा, थर्ड रहा मेंडलीव, और फोर्थ रहा हमारा हेनरी मोज़ले। ठीक है, ये चार लोग थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, लेकिन सफल कौन हो पाया सक्सेसफुली, ये। इसने इसका तरीका सबसे बेस्ट था, तो आज भी इस वाले को यूज किया जाता है। इसने जो टेबल दी थी वो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
आपने कई बार देखी होगी साइंस लैब वगैरह में एक टेबल रहती है एलिमेंट्स की, एक कॉलम इस तरह से बनी रहती है टेबल, कुछ इस तरह से, नीचे भी एक बॉक्स होता है, इस तरह का चार्ट लगा रहता है, उसमें एलिमेंट्स लगे होते हैं। इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हेनरी मॉजले ने दी थी और आज भी यही यूज होती है, क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड था इसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसने अपनी टेबल दी थी, इसने अपनी टेबल दी थी, इसने अपना तरीका अपनाया था टेबल वगैरह के फॉर्म में। तो हर किसी ने अपना अपना तरीका बताया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, लेकिन सक्सेसफुल कौन हुआ? हेनरी मॉजले, जो कि आज भी यूज होता है। ठीक है, इतनी चीज समझे। अब सबसे पहले एक दो चीजें और समझ लेते हैं एटम के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह जो काम आएंगे। ठीक है, देखिए सपोज मान लीजिए हमारा एक एटम है, हाँ देखिए हमारा ये एटम है, हम एटम लेके चल रहे हैं, एलिमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट में तो ग्रुप काफी सारे एटम्स हो जाएंगे, तो सिंपलिसिटी के लिए हम एटम लेके चलते हैं। ठीक है, एटम में सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन और के साथ क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बात आती है अलग अलग तरह के एलिमेंट्स बने कैसे, हर एलिमेंट, हर अलग तरह के एटम्स एलिमेंट्स बने कैसे। सारे के सारे सर्कुलर होते हैं, दिखने में अलग अलग, लेकिन फिर सब सर्कुलर है, सब में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इतने सारे तरीके के बन कैसे गए एलिमेंट्स? सवाल ये आता है। देखिए क्या रहता है, किसी भी एलिमेंट में इन तीनों के नंबर चेंज कर दें हम। प्रोटॉन के नंबर चेंज करें बाय चेंजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जनरली इतना कंसिडर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का रहने दीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मोस्टली, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, वी मोस्टली, हाँ मोस्टली लिख लीजिए। मेनली इन दोनों का चेंज करा जाएगा, इसका लिख लीजिए, हाँ वैसे लिख लीजिए। ठीक है, प्रोटॉन मोस्टली, वी कैन फॉर्म मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हमने अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स बना दिए, मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, मेजॉरिटी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन का नंबर के लिए क्या किया कि इलेक्ट्रॉन नंबर को हम इसलिए ज्यादा कंसिडर नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर जब रिएक्शंस होते हैं तब भी चेंज हो सकता है, याद रखिए, लेकिन उस टाइम एटम थोड़े बदल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का केस कई बार नहीं भी कंसिडर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का केस कंसिडर करेंगे जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदल रहे तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी बदलेंगे। बाई चांस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी चेंज होगा, लेकिन किसके साथ में? प्रोटॉन न्यूट्रॉन केस में। तो हम इसलिए लिखा हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन मोस्टली, एंड समटाइम्स इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, एंड समटाइम इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कब? जब साथ में ये भी चेंज हो रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। खाली अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में खाली भी काम चल सकता है। अगर ये दोनों सेपरेटली भी बदले ना तो भी नया एलिमेंट बन जाए, लेकिन सेपरेटली इलेक्ट्रॉन के चेंज से नया एलिमेंट नहीं बन सकता। ठीक है, खाली इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा तो नया एलिमेंट नहीं बनेगा, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज होंगे तो पक्का दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बात आती है प्रोटॉन का नंबर। प्रोटॉन के नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और दूसरा आता है, एक टर्म आएगी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन है किसी एलिमेंट में और जितने न्यूट्रॉन है उन दोनों को जोड़ दो, उसका मास आ जाएगा, एंड
न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या सिंबल क्या होता है इसका, ए होता है, ए इक्वल्स टू पी प्लस एन। हालांकि एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, एटम का मास होता है इसका मतलब, तो हमें इलेक्ट्रॉन में तो जोड़ना चाहिए था भाई, एटम के अंदर तीनों चीजें, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को हम इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इसलिए। ठीक है, छोटा होता है इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम सिर्फ किसको काउंट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। डन। और इसकी यूनिट क्या रहती है मास की, या तो AMU आएगी या फिर खाली U भी लिख देते हैं हम कई बार, दोनों ही वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे एक बार इतना लिखिए, हर किसी ने अपना अपना तरीका दिया। दूसरा, अब न्यूलैंड्स ने क्या किया, न्यूलैंड्स ने क्या लॉ दिया, ऑक्टेव्स लॉ दिया इसने, इसको हम पढ़ेंगे अभी, ऑक्टेव्स लॉ। ठीक है, और मेंडलीव ने क्या दिया, मेंडलीव टेबल दी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी जो आज भी यूज होती है। तो ये सबका तरीका रहा जिस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। पहले दो टर्म जरूर समझिए डॉबेर-आइनर को समझने के लिए, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन के नंबर जिस एलिमेंट में जितने हैं, और एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर का सम। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब डॉबेर-आइनर क्लासिफिकेशन। इसने क्या क्लासिफिकेशन किया, देखिए इसने ना ट्राइडी फॉर्म में किया, मतलब ट्राइडी क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, डॉबेर-आइनर क्लासिफिकेशन। आइनर क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या किया, ट्राइड बनाया, ही फॉर्म ट्राइड्स। ट्राइड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, 3 एलिमेंट्स के इसने ग्रुप बना दिए, टेबल ना बना के कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएंगे, हम उसमें काम करेंगे। ठीक है, इसने क्या किया, देखिए पहला ट्राइड दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, दूसरा ट्राइड दिया इसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और तीसरा ट्राइड दिया इसने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इसने 3 ट्राइड दिए, 1, 2। ये तीनों ट्राइड याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, पेपर में लिखने में काम आते हैं पेपर। देखिए कंटेंट हमें चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा पेपर को लेंथी करना पड़ता है, थोड़ा सा भरना पड़ता है पेपर को 5 नंबर वाले में, तो इसलिए कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, याद करेंगे तो बेटर है। अब देखिए कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया। लिथियम का जो मास नंबर है, मास नंबर होता है एटॉमिक मास या मास नंबर, एक ही बात है, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए लिथियम में जो होता है किसका नंबर, प्रोटॉन का नंबर, वो होता है 3, सोडियम में 11 और पोटेशियम में 19। ठीक है, लेकिन जो इनके अंदर मास, इनका मास नंबर था वो कितना था, लिथियम का 7 था, सोडियम का 23 था और पोटेशियम का 38 था। ठीक है, देख इसमें दिक्कत, इसमें चीज क्या, फायदा क्या है, 7 जो लिथियम का एटॉमिक मास है और पोटेशियम का एटॉमिक मास है, दोनों को जोड़िए और उसे डिवाइड कर दीजिए, कितना बन रहा है, 35 डिवाइड बाय 2। क्या ये करीब करीब 37, 38, ठीक है 39 तक कर लीजिए पूरा, 39 इसका ऐसे रहता है मास रेंज में, 36 बन जाएगा, 46 बनेगा। हाँ 46 डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा पूरा। देखिए इसको हमने क्या किया, 39 करा, 39, 38 ऐसे रहता है इसका मास, कोई दिक्कत नहीं है। 39 प्लस 7, 46 डिवाइड बाई 2, 23 किसके मास के बराबर आ गया, सोडियम के। हमने क्या किया, लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास दोनों को जोड़ा,
2 से डिवाइड किया और वो किसके बराबर आ गया, बीच वाले के। इन्होंने क्या बोला, ऐसे इसमें करेंगे, ऐसे इसमें करेंगे, इन दोनों का लिखने की जरूरत नहीं, एक का क्लासीफाई कर देते हैं, बहुत होता है। सबका मैं एटॉमिक मास नंबर वगैरह याद नहीं करना, ठीक है, वरना वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो प्रिंसिपल क्या रहा इनका, मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट के। क्या रहता है, कई बार ना एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आती, कई बार तो क्या रहता है, कई बार थोड़ा नियर आ जाती है। बाई चांस यहाँ पे जैसे 22.5 आ रहा था तो वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। अगर 38 39 के पोटेशियम का इतना रहता है मास 38 to 39, ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है। कई बार एग्जैक्ट नहीं आता बिल्कुल, कि बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, ऐसा भी जरूर नहीं कि 23 आ जाए बिल्कुल उसके, नहीं। इनमें क्या रहता है, कई बार थोड़ा बहुत एक आध का वेरिएशन रहता है, लेकिन एवरेज क्या रहता है, नियर रहता है, नियर अबाउट, तो हम उसे ट्राइड के अंदर मान लेते हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। प्रिंसिपल, ये इसका प्रिंसिपल था डॉबेराइन का। तो इसने इस तरीके से क्लासिफाई करा, ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट था। लेकिन एक बात है, हमें इसके बाद हमने अभी 4 साइंटिस्ट लिखे थे टोटल। अगर यही सक्सेसफुल हो जाता तो हम बाकी 3 साइंटिस्ट का नाम लिखते ही क्यों। तो मतलब कुछ तो कमी रही होंगी इसके सिस्टम में, जिस वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गया। तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए, अब इसके में कमी देखते हैं। ये तो समझ गए, देखिए सही से लिख देते हैं। मीन क्या होता है, दोनों जोड़ के आधा कर देना, मतलब जितने भी सबका एवरेज निकाल देना, वो कहलाता है मीन। जैसे हम परसेंटेज अगर निकालते हैं ना, वैसे ही देखिए कमी क्या है, दिस डिमेरिट्स, या फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक यानी कमियां, क्या है इसकी कमियां, ठीक है। इन्होंने 3 ट्राइड्स तो दे दिए, लेकिन ये ट्राइड वाला मेथड हर एलिमेंट्स पे वैलिड हो ही नहीं रहा था। इनके टाइम पे करीब 30 एलिमेंट्स थे, लेकिन ये क्लासीफाई कितने कर पाए, 9 ही। बाकी 21 एलिमेंट्स की क्लासीफाई ही नहीं कर पाए। तो ये क्या था, हर एलिमेंट्स पे वैलिड हुआ ही नहीं ये लॉ। अब ऐसा लॉ नहीं, हम हर एक एलिमेंट के लिए अलग लॉ नहीं बना सकते, इतना सारा कौन पड़ेगा, इतना वास्ट। हमें चाहिए होता है जनरल लॉ, और वो इस तरह का हम लॉ नहीं ले सकते क्योंकि सब पे वैलिड नहीं होता। तो इसलिए यही इनकी सबसे बड़ी कमी रही। इट इज वैलिड ओनली इन फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है, वैलिड ओनली इन फ्यू एलिमेंट्स, डन। इनके टाइम पे 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक बार इसे लीजिए, इनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था डॉबेराइन का। इसमें पूछते हैं कई बार, ट्राइड्स पूछ रहे थे, कौन कौन से ट्राइड्स थे, क्या इन्होंने तरीका चूज किया था, मीन निकाला था, 2 एलिमेंट्स का मीन था, तीसरे के एटॉमिक मास के बराबर था, 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन तीसरे के एटॉमिक मास के बराबर। क्या कमियां रही, क्योंकि सब में वैलिड नहीं हो पाया। ये 3 चीजें थी बस कर अंदर, डन। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे करते हैं। तो इस वाली क्लासिफिकेशन में हमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ठीक है। ये रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। देखिए बार तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, इनका क्लासिफिकेशन का मेथड क्या रहा। देखिए इन्होंने क्या मांगा, जैसे आपने संगीत के सुर सुने होंगे, सा रे गा मा पा दा नि सा, तो उसमें क्या होता, 7 सुर के बाद 8वां सुर क्या होता था, 8वां सुर क्या होता है, मतलब 7 सुर के बाद रिपीटेशन चालू हो जाता था। सा जो 8वां होता था वो 7वें पहले के नीचे आ जाता था। जैसे देखिए समझिए, जैसे सा रे गा मा
नी, देखिए 7 हो गए। अब जो 8 आएगा ना सा, वो डायरेक्ट इसी के नीचे आ जाएगा, फिर से टोन चलता रहेगा और इस तरह वापस रिपीटेशन चालू होता रहेगा, रे फिर इसके नीचे आ जाएगा दोबारा, तो ये चलता रहेगा। तो इनने क्या बोला, इनने इसी तरीके से अरेंज किया एलिमेंट को। इनने बोला 7 एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा ना वो फर्स्ट के नीचे आ जाएगा, और फिर वो क्या रहेगा, फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो है एक दूसरे जो नीचे आ गए, जैसे ये मान लीजिए ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर उनका कैसा है, अपीयरेंस, बॉइलिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, ठीक है। तो ये रहा इनका कि हर 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8वां एलिमेंट है वो पहले के नीचे आ जाएगा और सेम प्रॉपर्टी शो करेगा फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ। ऐसे ही सेकंड और 9th करेंगे फर्स्ट और 8th के साथ, ऐसे ही करेंगे थर्ड और 10th के साथ, 10th। तो हर जो एलिमेंट जिसके नीचे आएगा वो दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये इनका लॉ था। और इसी चीज को नाम दिया उन्होंने पीरियोडिसिटी, डी-सिटी। एक बार डेफिनेशन लिख देते दोनों चीजों की, पहले इनके लॉ की डेफिनेशन लिख देते हैं। एवरी 8th एलिमेंट come under first element like music notes सारे काम होगा, ठीक है, म्यूजिक नोट्स एंड शो सेम प्रॉपर्टी। ये तो इनका लॉ रहा। अब बात आती है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज एक पर्टिकुलर कलर टाइम के बाद रिपीट हो, उस चीज को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे टेबल चलती रही लाइन वाइज, उसके बाद जो 8वां एलिमेंट था फर्स्ट के बाद रिपीट कर रहा था प्रॉपर्टीज, फिर 8वें साथ ये चलती रहेगी लाइन, फिर आगे नीचे वो एलिमेंट है वो रिपीटेशन करेगा। तो ये जो रिपीटेशन चलता रहता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस से, इस चीज को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। रिपीटेशन of properties after some time, after every 8th, after every 7 एलिमेंट्स। भाई 7 एलिमेंट्स का 8वां ही तो आ रहा है ना, तो 7 एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। लगभग सेम ही है, क्योंकि पीरियोडिसिटी के बेसिस पे ही था इनका लॉ। पीरियोडिसिटी तो वर्ड है, लेकिन इनका लॉ इसी बेसिस पे था, ठीक है। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर इनका क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता तो हम बाकी के 2 क्यों पढ़ते। तो इसलिए बाकी 2 जरूरत पड़ी तो इसका मतलब इनके में भी कोई कमी रही होगी, इसलिए जरूरत पड़ी। एक बार पहले इसे लिखिए, ये तो इनका लॉ था। इसका पहले बन के टेबल पर नजर डालेंगे, ठीक है, टेबल में नजर डालेंगे और फिर उसके बाद इनकी कमियां निकालेंगे टेबल में से, ठीक है। पहले एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए पहले हम इनकी टेबल ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेने के बाद एक बार इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। न्यूलैंड्स टेबल, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, देखिए ये टेबल थी इनकी, इन्होंने ये टेबल दी थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल ने, इससे ये टेबल बनी थी। इसमें क्या आ रहा है, इन्होंने क्या बोला था, हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट है फर्स्ट के नीचे आएगा और उसके जैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ हाइड्रोजन फ्लोरीन प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दोनों ही गैसेज हैं,
दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, हाइड्रोजन भी ले लेता है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन भी सेम आते हैं, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा हो, कभी कभी देखा हो, ध्यान से देख लेना आगे, ठीक है। तो ये रहता है। अब देखिए ये तो इसके ठीक थे भाई, बात तो ठीक रही यहाँ पे कि भाई सोडियम और लिथियम भी सेम सही जगह पे प्लेस्ड है, बेरिलियम मैग्नीशियम भी सही जगह प्लेस्ड है, बोरोन एल्यूमिनियम ये ऊपर के तो जनरली एलिमेंट सही, सब एकदम सही जगह पे थे, ठीक बात है। लेकिन कमियां कहाँ रही, देखिए कमियां रही इनकी कैल्शियम के बाद, यहां से इनके टाइम पे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। इन्होंने सोचा कि आगे चल के कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा ही नहीं, तो इन्होंने अपनी टेबल इसी हिसाब से बनाई। लेकिन आगे चल के जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वो इनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, इस वजह से इनकी टेबल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया, ठीक है। पहला ड्रॉबैक आया क्या, वैलिड अप टू कैल्शियम, ठीक है। एंड assume no further element discover, ठीक है। कोई और एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ उसमें से, जैसे कि कौन से एलिमेंट इनके टाइम पे हेलो वो नहीं थी, जो हमारी नोबल गैस होती है इनके टाइम पे वो डिस्कवर नहीं थी। नोबल गैस कौन सी होती है हमारी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारी जो होती है, जो हमारे टेबल के लास्ट में नहीं होती, कॉलम बना होता है बिल्कुल 18वें ग्रुप का, ये वाली गैसेस, इनके टाइम पे ये गैसेस डिस्कवर नहीं थी। लेकिन उन्हें एज्यूम करके चला कि ये गैसेस आगे भी डिस्कवर नहीं होंगी, लेकिन आगे डिस्कवर हो गई और फिर खत्म इनका काम तमाम। एग्जाम्पल के लिए नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैसेस, ठीक बात। दूसरी इनके टेबल में कमी कहाँ रही, देखिए यहां पे, ये देखिए सेकंड पॉइंट, ये देखिए इन्होंने क्या किया, एक के कॉलम में 2 एलिमेंट घुसा दिए, एक के साथ 2 एलिमेंट। ये कम हम जहां भी करेगा कोई भी बंदा, ये एक गलत बात होती है, ये ऐसा नहीं करते हम कि एक कॉलम में एक ही एलिमेंट रखते हैं। अगर हम 2 रखेंगे तो वो हमारे डीमेरिट्स में काउंट होता है, ये चीज सही नहीं होती। तो क्या लिखेंगे, ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स in 1 ग्रुप, 1 कॉलम, 1 स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। एक स्पेस में हमने 2 एलिमेंट रख दिए, ये है इनकी दूसरी गलती, ठीक है। इसको मिटा दें, इसकी गलती है, ठीक है, 1 स्पेस, समझ जाएगा। इसको मिटा दिया, ठीक है। तीसरी गलती कहाँ निकालेंगे, ये देखिए, सॉरी देखिए गलती कहाँ है, ये चीज तो ठीक है। देखिए फ्लोरीन क्लोरीन आपस में प्रॉपर्टीज शो करते हैं सेम, ठीक बात। हाइड्रोजन फ्लोरीन भी कुछ हद तक कर लेते हैं, और ब्रोमीन भी क्लोरीन के साथ कर लेता है कुछ हद तक। लेकिन ये तीनों चीजें क्या है, गैसेज यानी नॉन मेटल्स। ये आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, नॉन मेटल्स मेटल्स। मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये 3 क्या है, ये वाले और ये वाला, ये सब है नॉन मेटल्स, ठीक है। लेकिन जरा बीच में देखिए, ये जो हमारा कोबाल्ट और निकल है, ये दोनों काउंट होते हैं हमारे मेटल्स के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं। तो ये भी इनकी एक गलती बनी। इन्होंने बोला था कि हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट है वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन नॉन मेटल क्लोरीन के साथ कोबाल्ट और निकल कैसे शो कर सकते हैं सेम प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे क्या रहा, इनका रूल वॉयलेट हो गया, मतलब टूट गया खुद ही, इन्होंने अपना रूल खुद ही तोड़ दिया टेबल बनाते बनाते। तो यहाँ पे ये भी इनकी तीसरी कमी बन गई टेबल की। क्या करा इन्होंने, कोबाल्ट एंड निकल प्लेस्ड विद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन विच आर नॉन मेटल, ठीक है।
तो ये भी इनकी गलती बन गई। तो 3 गलतियां निकली मेनली इनकी टेबल में। क्या? पहली बात कि ये इन्होंने सोच के चला कि आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, तो इन्होंने अपनी टेबल में उसके लिए जगह नहीं बनाई, और जो एलिमेंट डिस्कवर हुए आगे चल के वो एलिमेंट इनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे इनने, और इनका रूल सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही वैलिड था, यानी कैल्शियम तक। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने? दूसरी चीज क्या थी? इन्होंने एक की जगह पे 2 एलिमेंट रख दिए, एक के स्पेस में 2 एलिमेंट रख दिए। और तीसरी क्या रही? इन्होंने मेटल्स को नॉन मेटल के साथ रख दिया। ये इनकी सबसे बड़ी तीसरी गलती रही। तो ये इन 3 गलतियों की वजह से ड्रॉबैक्स, ठीक है, ड्रॉबैक्स। इन 3 ड्रॉबैक्स की वजह से ही इनका जो लॉ था वो डिस्क्वालीफाई हो गया। इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आएंगे मेंडलीव। तो पहले से नोट करिए इनकी गलतियां। इनका लॉ हमने लिख दिया था, टेबल ये है। टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए इसके आगे यहाँ तक हमने दो साइंटिस्ट खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे मेंडलीव और हेनरी मोज़ले का। ठीक है, थैंक यू।